पीएम मोदी का ममता और मायावती पर वार, कहा मायावती को सिर्फ कुर्सी की चिंता आपकी नहीं, ममता मुझे नहीं पाकिस्तान के पीएम को मानती हैं प्रधानमंत्री। ममता के पक्ष में आई बीएसपी सुप्रीमो मायावती, कहा गुरु चेला ममता सरकार के पीछे पड़े, अपनी कमी छुपाने के लिए बंगाल का मुद्दा उठाया। कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़, पुलवामा के बाद कंडी के जंगलों में सेना और आतंकियों के बीच हुआ एनकाउंटर। और दिल्ली में चोरों के हौसले बुलंद, बाइक सवार बदमाशों ने लूटी महिला की चेन, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं दो का पंच 5 खबरों का ये बुलेटिन, जिसमें हम अपने रिपोर्टर्स और प्रोड्यूसर्स को जोड़कर आपको तमाम वो खबरें देने की कोशिश करते हैं जो अब तक सुर्खियों में है। आज जिन 5 खबरों को लेकर हम हाजिर हैं, उसमें सबसे पहले आपको लिए चलेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति की तरफ, जहां पर चुनाव आयोग ने पहली बार 394 का इस्तेमाल करते हुए चुनाव प्रचार को लगभग 24 घंटे पहले ही बंद करते हुए बड़ी सख्त कार्रवाई की। और उसके अलावा एडीजे, सीआईडी को और इसके अलावा प्रधान सचिव को निलंबित कर दिया गया है, वहां से उनको कहीं ना कहीं सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा हम बात करेंगे, दूसरी खबर है हमारे पास, पीएम मोदी ने लगातार हमला किया है कांग्रेस पर भी, बीएसपी पर भी और अखिलेश यादव पर भी। किस तरह से किया है जरा ये भी दिखाएंगे आपको। इसके अलावा हम आपको ले चलेंगे राहुल गांधी के उस दौरे की तरफ जो कि अलवर में रेप केस के बाद उन्होंने किया है और रेप पीड़िता से वो मिले हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और खबर है, एक मुठभेड़ की खबर आ रही है। पुलवामा से 3 आतंकी ढेर किए गए, एक जवान भी शहीद हुआ, ऐसी खबर है। इसके अलावा हमारे पास एक और खबर है, टोल प्लाजा पर गुरुग्राम में एक बार फिर दबंगई सामने आई है। टोल लिए और दिए जाने को लेकर टकराव सामने आया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति में, जिस तरह से वहां पर उबाल आया हुआ है। बीजेपी बनाम टीएमसी के टकराव में अब मायावती भी कहीं ना कहीं टीएमसी के साथ खड़ी नजर आ रही हैं और उन्होंने भी बाकायदा सवाल उठाए हैं। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो अब विपक्षियों के निशाने पर चुनाव आयोग भी है और बीजेपी भी है। किस तरह से यह कहा जा रहा है कि बीजेपी के इशारे पर जो है चुनाव आयोग काम कर रहा है, इस पर हम पहले सुन लेते हैं क्या पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं, वो सुन लेते हैं। फिर ताबिश कमाल से बात करेंगे और पूरी चर्चा करेंगे इस खबर के बारे में। साल में केंद्र की सरकार के दबाव में आकर मुख्य चुनाव आयोग ने एक दिन पहले जो वहां चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है, और वो भी वहां आज पीएम की 2 रैलियों के खत्म होने के बाद रात्रि 10 बजे से ये रोक लगाई गई है। इसकी हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। जबकि इनको वहां रोक लगानी ही थी तो आज सुबह से ही लगानी चाहिए थी। आज जब प्रजातंत्र पर मोदी सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह के द्वारा सीधे हमला बोला जा रहा है, आज जब निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया इस देश में खतरे में है, आज जब 1 मैन 1 वोट के प्रिंसिपल पर एक तानाशाही शासक और उनकी सरकार के द्वारा हमला बोला जा रहा है, तो चुनाव आयोग जिसकी संवैधानिक, नैतिक और कानूनी जिम्मेवारी है कि निष्पक्ष निर्भीक चुनाव इस देश में हो, आज वो एक डरा, थका, असहाय और असमंजस की स्थिति में प्रजातंत्र की रक्षा में नाकामयाब और प्रजातंत्र का हनन और चीरहरण होते हुए खड़ा खड़ा देख रहा है। देखिए, एक हिस्ट्री शीटर गुनाहगार को उसके बड़े गुनाह की छोटी सजा दी गई है। क्या कोई भी संस्था जिसके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी हो कि वो निष्पक्ष, भयमुक्त और हिंसा मुक्त चुनाव कराए, क्या वो इस बात को नजरअंदाज कर सकता है कि खुलेआम कत्लेआम हो रहा हो, खुलेआम जो मतदाता हैं उनको उनके मताधिकार से रोका जा रहा हो, खुलेआम हिंसा हो रही हो
और ये सारा कुछ जो है वो राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित हो रहा हो। और उसके बाद ये कहना कि हम तो इस बहुत साफ कह रहे हैं कि एक हिस्ट्री शीटर गुनाहगार को उसके बड़े गुनाह की छोटी सजा मिली है। हमारे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए प्रणय शर्मा जुड़ गए हैं। लगता है ताबिश कमाल अवेलेबल नहीं थे। प्रणय शर्मा, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, राजशाही, जिम्मेदारी, नैतिकता, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी और संवैधानिक अधिकार, ये तमाम बड़े बड़े शब्द देखने को मिल रहे हैं। लेकिन 6 चरणों के चुनाव में पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ वो भी पूरे देश ने देखा है। हिंसा, आगजनी, हत्या तक हुई है। क्या लगता है राजनीति का स्तर कहां जा रहा है? देखिए आजाद जी, आपने जिन सभी शब्दों का जिक्र किया है उनसे भी बढ़कर अगर मैं एक बात कहूं तो आपने आज तक चुनाव आयोग के द्वारा आर्टिकल 324 का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा होगा। भारत के चुनावी इतिहास में जी ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब आर्टिकल 324 का इस्तेमाल चुनाव आयोग के द्वारा हुआ है। और जो चुनाव प्रचार का समय था उसे चुनाव आयोग ने पहले ही खत्म करने का ऐलान कर दिया। हालांकि विपक्ष का इस पर यह आरोप है कि पीएम की रैली रद्द ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए जो टाइम शेड्यूल चुना गया वो चुनाव आयोग ने पीएम के हिसाब से चुना। जबकि अगर प्रचार पहले बंद करना था तो उन जो 2 रैली होनी है उनसे पहले बंद कर देना चाहिए था। और इसी आरोप के जरिए विपक्ष केंद्र सरकार को घेर रहा है और संवैधानिक जो पीठ है उन पर भी सवाल खड़े कर रहा है। जी, पहली बार इस आर्टिकल का यूज हुआ है। रात हम इस पर डिबेट भी कर चुके हैं। लेकिन अगर देखा जाए विपक्ष को जो मौका मिला है कि किस तरीके से आरोप लग रहे हैं, मायावती भी उसी सुर में सुर मिला रही है। और खासतौर से अब लग रहा है कि मायावती और ममता बनर्जी लगभग एक मंच पे आते नजर आ रहे हैं, कम से कम इस मुद्दे पर। लेकिन अगर देखा जाए तो जो प्ली है, जिस तरह से मुख्तार अब्बास नकवी भी कह रहे हैं कि हिस्ट्री शीटर को बहुत कम उस पर छोड़ दिया जाए, और खासतौर से जबकि मतों का इस्तेमाल करने के लिए जनता को दिक्कत हो रही है तो चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। लेकिन जनता को इसमें क्या मिलने वाला है, यह बड़ा सवाल है। देखिए, जनता को इसमें क्या मिलेगा या नहीं ये कहना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जनता अपने मत के अधिकार से आखिर वो किसे सही समझती है और किसे नहीं, वो 23 मई को जरूर पता चल जाएगा। आखिरी चरण में 9 सीटों पर मतदान होने हैं, 9 लोकसभा सीटें जिनमें मतदान होने हैं, कुल 42 सीटें हैं। तो जनता, बंगाल की जनता आखिर किसके साथ है? क्या तृणमूल कांग्रेस पर ही भरोसा जता रही है या फिर बीजेपी जितनी शिद्दत के साथ बंगाल के अंदर चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है वो बीजेपी के साथ जाएगी, जैसा दावा बीजेपी के नेता और अध्यक्ष अमित शाह कर रहे हैं कि 25 से ज्यादा सीटें इस बार बीजेपी बंगाल के अंदर जीतने जा रही है। तो क्या इतना बड़ा साथ पश्चिम बंगाल की जनता बीजेपी को देने वाली है, ये इसके बारे में हम 23 मई को ही जान पाएंगे। लेकिन प्रणय, एक बड़ी दिलचस्प और बड़ी गंभीर बात यह भी है कि दोनों पार्टियां अलग अलग दोनों पर आरोप लगा रही हैं, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन वीडियो दोनों तरफ से जारी किए जा रहे हैं। ममता बनर्जी भी वीडियो जारी कर रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर जो भगवाधारी हैं और अलग अलग जो कलर के कपड़े पहनकर उन्होंने हंगामा किया। अमित शाह ने भी वीडियो जारी किया है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पहले आगजनी की और उन्होंने किया। लेकिन इस सब के बीच अगर बात करें तो वहां पर ईश्वरचंद विद्यासागर की मूर्ति का तोड़ा जाना एक बड़ा सवाल है। उसके अलावा अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का यह भी आरोप है कि जब सारे केंद्रीय बल वहां पर लगाए गए हैं और बंगाल के प्रशासन का कोई लेना देना नहीं है, बंगाल की पुलिस का कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे में फिर आरोप का क्या मतलब है? यानी आरोप प्रत्यारोप के बीच में असल मुद्दे कहीं ना कहीं दब रहे हैं। ऐसे में जनता कैसे हिम्मत कर पाएगी कि वहां लाइन में भी लगे और पुलिस का प्रताड़ना भी झेले और वोट भी डाले? देखिए, जनता तो हिम्मत कर रही है। बंगाल से जो अब तक मतदान प्रतिशत हो रहा है उसमें किसी भी तौर पर कमी नहीं देखी जा सकती है, ये तो साफ है। जनता किसका साथ देगी ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी राजनीतिक दल चाहे कितना ही दावा कर ले कि जनता उसके साथ है, लेकिन क्या वाकई में जनता उसे अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है या नहीं, ये वोट के जरिए ही होता है। और वोट की चोट उस राजनीतिक दल को लगती है जिसे जनता चाहती है कि वो अब बहुत हुआ और अब उसे बाहर निकालना चाहती है। तो आखिर वोट की चोट किसके पर होगी और वोट का साथ किसे मिलेगा, ये 23 मई को साफ हो जाएगा। यानी प्रणय, आपने जो कहा बिल्कुल शुक्रिया के साथ साथ मैं इसको भी एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अब बहुत हुआ बाहर करना चाहती है केंद्र से सरकार को या पश्चिम बंगाल से ममता सरकार को, क्योंकि दोनों के लिए आपने बात कही है।
जी बिल्कुल, देखिए अब बंगाल का रण आप देख रहे होंगे कि एक तरफ पूरा देश है और दूसरी तरफ बंगाल में जिस तरह से चुनाव लड़ा जा रहा है उस पर सबकी नजर है। बंगाल का जो रण हो चुका है वो कुछ ऐसा है कि सीधा मुकाबला बीजेपी और तृणमूल बंगाल का रण बड़ा भीषण हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय शर्मा, आपने पूरी जानकारी दी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं पीएम मोदी के उस निशाने की जो लगातार उन्होंने साधा हुआ है, लेकिन इस बार फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी निशाने पर लिया है, कांग्रेस को भी लिया है और बीएसपी को भी लिया है। खासतौर से अगर उनके बयानों को देखेंगे तो बहुत तीखे हमले हैं। खासतौर से पोल खोल दिया जिस तरीके से महागठबंधन की और कांग्रेस की। जरा सुनते हैं क्या कुछ कहा है पीएम मोदी ने, फिर इस पर संजय श्रीवास्तव से बात करेंगे। राजस्थान के अलवर में एक दलित बेटी के साथ गैंग रेप किया गया था। वहां बहन जी के समर्थन से कांग्रेस की सरकार चल रही है। कांग्रेस की सरकार ने चुनाव को देखते हुए उस दलित बेटी के साथ हुए इस राक्षसी अपराध को छिपाने की कोशिश की। बहन जी सब जानती है, लेकिन कांग्रेस सरकार से समर्थन वापस लेने के बजाय वो मोदी को गालियां देने में जुटी है। दलित बिटिया के साथ बहन जी का ये रवैया बताता है कि ये महामिलावटी अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं। संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, अगर देखा जाए अलवर रेप केस के नाम लेकर मायावती पर जिस तरह से पीएम मोदी ने निशाना साधा है, तो राजनीति अब बहुत ज्यादा गर्म आ गई और खासतौर से आखिरी चरण के मतदान के लिए कोई भी दल कसर नहीं छोड़ रहा है। अब बिल्कुल खालिद, आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह ये चुनाव प्रचार पिछले 24 घंटों में जिस तरह उबाल आया है और अब अगले 24 घंटे के बाद ही प्रचार खत्म हो जाएगा और 19 मई को आखिरी चरण का मतदान होना है, तो निश्चित तौर पर सभी पार्टियों ने जैसे जो बची हुई सीटें हैं, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सिर्फ 13 सीटों पर अब मतदान होना है, लेकिन इनके लिए जो रस्साकसी आपस में हो रही है उसको देखकर लगता है कि कोई कोर कसर कहीं से छोड़ना नहीं चाहता है। एक दूसरी पार्टियों पर चाहे हमला करने को या व्यक्तिगत नेताओं को लेकर हमले करने की बात हो, लेकिन किसी से कोई पीछे नहीं रहना चाहता है और जनता को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम किसी से कम नहीं। खालिद, यानी अगर देखा जाए तो पीएम मोदी ने अलवर रेप केस को लेकर जिस तरह से दलित की बिटिया से हमदर्दी जताई और खास तौर से मायावती को कटघरे में खड़ा किया है कि अगर आप हमदर्द हैं तो फिर वहां से सरकार से समर्थन क्यों वापस नहीं ले रहे। खास तौर से इसी तरीके से विपक्ष भी सवाल कर रहा है और उनको याद दिला रहा है, चाहे उन्नाव रेप केस हो चाहे और मामले हो। खासतौर से अभी जिस तरह से विधायक और सांसद के बीच में बीजेपी के जूतम पैजार हुई, उसके अलावा और बहुत से मामले। लेकिन क्या सिर्फ ये राजनीति है या चुनावी स्टंट है या चुनाव तक होने वाली जबान दराजी है? अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं खालिद, आपने भी तमाम चुनाव इस तरह के देखे हैं, लोकसभा विधानसभाओं के, और चुनाव में जिस तरह एक दूसरी पार्टियों पर टीका टिप्पणी होती है, विवादित बयान, अमर्यादित टिप्पणियां होती है, नेता आपस में किस तरीके से लगता है कि मंच पर जिस तरह वो एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं जानी दुश्मनी तक की नौबत आ जाती है। सोचने के लिए जनता मजबूर होती है कि दोनों में किस तरीके की दुश्मनी टाइप की चीजें हैं। लेकिन आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में इसी टाइप की 23 साल पुरानी दुश्मनी को भुलाकर अखिलेश और मायावती एक हो जाते हैं और गठबंधन करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो स्वार्थ की राजनीति है, कहीं ना कहीं सत्ता का लोलुप है, तो ये सब चीजें पार्टियों को और नेताओं को प्रतिबद्ध करती हैं कि वो मतदाताओं को किस तरह लुभाने के लिए, यानी मतदाताओं के जो हित हैं वो पीछे हैं बल्कि अपने हित आगे हैं। चाहे वो मायावती और अखिलेश यादव का जो गठबंधन है, गेस्ट हाउस कांड को भुलाते हुए पीडीपी से होने वाले गठबंधन को भी लोग याद कर रहे हैं किस तरीके से किया जा रहा है। और नॉर्थ ईस्ट में कई जगहों पर जिस तरह से गठबंधन हुए, खासतौर से अगर बात करें गोरखालैंड टाइप लोगों के, ये भी तमाम चीजें, लेकिन जनता के हित कहीं नहीं नजर आते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए चुनाव जब तक घोषित रहे, 19 तारीख तक जिसे कहना चाहिए चुनावी मोड है और 23 तारीख तक रिजल्ट है, तब तक शायद इस तरह की चीजें देखने को मिलती रहेंगी। अब बिल्कुल खालिद, इसमें कहीं दो राय नहीं है। आप देखिए कि किस तरीके से, चाहे वो बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ में हो, जिस तरीके से चुनाव प्रचार अपने आखिरी पड़ाव में पहुंचा है, इसको देखकर कह सकते हैं कि जनता और जनता के सरोकार से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं,
वो इस प्रचार में कहीं नजर नहीं आए और किसी पार्टी के मंच से, किसी नेता के मुंह से नहीं नजर आए कि वो पार्टियां जनता को क्या भरोसा दिला रही हैं, किस विश्वास के साथ वो उनका वोट मांग रही हैं। हाँ, एक दूसरे पर टिप्पणियां करने, एक दूसरे पर तलवारें खींचने, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में कहीं कोई कोर कसर पार्टियों ने और नेताओं ने बिल्कुल बाकी नहीं रखी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय श्रीवास्तव। और कुल मिलाकर सवाल यही है कि भले अलवर रेप केस का नाम लेकर राजनीति हो रही हो और हमदर्दी और सवाल खड़े किए जा रहे हो, लेकिन ऐसा सिस्टम कब डेवलप होगा कि अपराधियों को अपराध करने से पहले सोचना पड़े। और अब बात करते हैं उसी अलवर रेप केस की, जिसको लेकर राजनीति गर्म है। राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं और बाकायदा उन्होंने हमदर्दी जताई है और एक परिवार की तरह वहां मिलकर उन्होंने कहा है कि न्याय मिलेगा। ये बड़ा सवाल है। हालांकि उन्होंने कहा है हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। क्या कुछ बयानबाजी है, फिर इस पर तरुण शर्मा से बात करेंगे। मैं यहाँ आया, परिवार से मिला, उनसे हमने डिटेल में बातचीत की। मैं बस एक मैसेज देना चाहता हूँ, ऐसी चीज को हम टॉलरेट नहीं करेंगे। न्याय यहाँ जल्दी से जल्दी इस परिवार को, इस लड़की को न्याय मिलेगा। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। अशोक गहलोत जी, मेरे लिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मेरे लिए ये एक इमोशनल बात है। एक लड़की के साथ गलत काम किया गया है और हिंदुस्तान में, सिर्फ राजस्थान में नहीं, सिर्फ अलवर में नहीं, हिंदुस्तान में हमें मैसेज देना है कि जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनके साथ ये बर्ताव नहीं। तरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, वो कह रहे हैं मेरे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है बल्कि इमोशनल है, भावनात्मक है और कोई बेटी उसके साथ नाइंसाफी ना हो और खासतौर से इस परिवार को इंसाफ मिलेगा, ऐसा कह रहे हैं राहुल गांधी। बिल्कुल, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर अगर बात की जाए तो 26 अप्रैल के आसपास का मुद्दा है और तब से इस मुद्दे को लेकर जो है लगातार विपक्ष जो है राजस्थान सरकार पर, खासकर गहलोत सरकार पर जो है आरोप लगा रहा है। कई जगह प्रदर्शन हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसका जिक्र किया। उसके बाद जो है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जो है अशोक गहलोत और वहां के जो उप मुख्यमंत्री है सचिन पायलट के साथ पहुंचे और जो उनकी एक कहें कि न्याय पीड़ित जो परिवार है उसको मिलकर रहेगा और उनके लिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है लेकिन भावना था। क्योंकि सवाल सरकार पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर अशोक गहलोत सरकार कर क्या रही है। इतने दिन हो गए इस घटना को, इस गैंगरेप को अंजाम दिए हुए, लेकिन अभी भी बात की जाए केवल एक आरोपी गिरफ्त है, बाकी सभी अभी फरार है। तो ऐसे में क्योंकि चुनावी समय भी है, लेकिन इसको चुनावों से नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं। लेकिन तरुण, सवाल यह है जो है कि कम से कम अगर इस तरह की वारदात चुनाव के टाइम पे तो उभर गई है, लेकिन अगर आम दिनों में ऐसे मामले जो है सामने आते हैं तो फिर उन पर कोई बात नहीं होती है। क्या ऐसा कोई सिस्टम डेवलप नहीं होगा कि पुलिस पर यह दबाव हो, खासतौर से अपराधियों पर यह एक डर हो पुलिस का कि वो अपराध करने से पहले डरें और उनको लगेगा कि कानून की जो कार्रवाई है उनके खिलाफ होगी और उनको सख्त सजा मिलेगी, उनको अंदर डर पैदा हो जो है। देखिए, कानून लगातार इस बारे में बनते रहे हैं, केंद्र में भी कई कानून पास हुए हैं, लेकिन इस अगर पूरे घटनाक्रम की बात की जाए, जिस तरह गैंगरेप हुआ, उसके बाद जो है जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं, कहीं ना कहीं समाज में भी जागरूकता की जरूरत है और साथ ही साथ कुछ ऐसे उदाहरण जो है पेश करने पड़ेंगे जिससे अपराधियों में यह डर हो कि किसी भी अगर कोई इस तरह की घटना को अंजाम देता है तो उसे डर लगे। कुछ करने कानून और कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो है वो सरकार को उठाने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण शर्मा। खास तौर से सवाल यही है कि कब अपराधियों में डर पैदा होगा। हम आपको शोपियां लिए चलते हैं। अभी एक बड़ी खबर आ रही है, एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे देते हैं। जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है, शोपियां में आर्मी की गाड़ी पर हमला हुआ है, ये एक बड़ी खबर है और सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां से एक बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों के दुस्साहस को लेकर भले ही सुरक्षा बल पूरी तरह मुस्तैद हो, लेकिन उनकी जो वारदातें करने की प्रवृत्ति है वो भी शायद लगातार जीवित है। अभी जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी हमले की खबर है। शोपियां में सेना की गाड़ी पर हमला किया गया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकियों की तलाश जारी है। हालांकि आज ही पुलवामा में एक एनकाउंटर हुआ जिसकी अभी हम आपको तफसील देंगे, लेकिन इसी बीच एक और खबर आ रही है। सनम एजाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनम, क्या जानकारी आपके पास लेटेस्ट अगर बात करें खासतौर से पुलवामा के और इसके संदर्भ में, क्योंकि ये अगर खबर है आर्मी के काफिले पर हमला करने की खबर। बिल्कुल खालिद भाई, ये जो अभी करीबन 15 मिनट पहले जो शोपियां का इलाका है, शोपियां के इलाके में
सेना की यानी आरआर राष्ट्रीय राइफल्स की पेट्रोलिंग पार्टी जा रही थी और उन पे मिलिटेंट्स ने हमला किया है। ये कुछ 15 मिनट पहले, अभी पूरी जानकारी इससे मिल रही है, किसी नुकसान की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन साफ जाहिर है मिलिटेंट्स ने एम्बुश लगाया था और वहां से जो पेट्रोलिंग पार्टी है उन पे हमला हुआ है। और सुबह सुबह जिस तरह मालूम होगा कि सुबह सुबह ही यहाँ पे पुलवामा में इनका एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, एक सेना का जवान मारा जा चुका है, एक आम नागरिक भी उसने मारा जा चुका है। लेकिन अभी जो एनकाउंटर हुआ है, अभी जो फायरिंग हुई, एनकाउंटर अभी नहीं किया, क्योंकि अभी जो सेना अधिक बल जो दूसरे लोग हैं वो इस स्पॉट पे पहुंच गए हैं और जैसे ही वहां पहुंचेंगे उसके बाद इलाके का कॉर्डन वगैरह जो किया जाता है उसके बाद पता चलेगा कि क्या सिचुएशन बन के आती है। लेकिन फिलहाल खबर यही कि सेना की एक पार्टी पर टुकड़ी पर हमला किया जा चुका है और यह हमला मिलिटेंटों की तरफ से हुआ है। लेकिन सनम, अगर बात करें आज ही के संदर्भ में, अभी रविवार में भी आप देखें एनकाउंटर हुआ था, उसमें भी जो है आतंकी मारे गए थे, लेकिन आज देर रात अगर बात करें पुलवामा के अंदर एनकाउंटर हुआ है, 3 आतंकी उसमें ढेर किए गए। हालांकि उसमें एक जवान भी शहीद हुए और एक आम नागरिक की भी बात की जा रही है कि उनकी भी मौत हुई है। लेकिन अभी जिस तरह से ये हाल फिलहाल में, जिसे 15-20 मिनट पहले ही आपने खबर दी है कि एक आतंकी हमला हुआ है और काफिले पर हमला हुआ है, ऐसे में अगर इसको देखें तो गंभीर बात है और खासतौर से सुरक्षा बलों के लिए फिर एक बार चैलेंज है। देखिए, बिल्कुल एक बड़ा चैलेंज है। साउथ कश्मीर तो पहले इस पूरे साल चैलेंज ही बना रहा है, लेकिन इस वक्त जो आज दिन भर की सिचुएशन रही है ये काफी गंभीर रही है। और जहां इसमें अगर देखा जाए तो मिलिटेंट्स सुबह सुबह ही मारे गए थे, लेकिन उसके साथ साथ फिर मिलिटेंट्स ने जवाबी कार्रवाई भी की है और ये सारी सिचुएशन गंभीर है। और गंभीर सिचुएशन में जहां फोर्सेज ने अभी इलाके में वो पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, पहुंच गए भी होंगे इस सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, लेकिन जिस तरह की पूरे साल ये जो साउथ कश्मीर का इलाका, शोपियां और पुलवामा का इलाका बॉयल पे रहा है, जहां मिलिटेंट एक्टिविटीज पूरे साल देखने को मिली है। और अब भी जो कुछ भी हुआ है कहीं न कहीं एक बड़ी चुनौती है फोर्सेज के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए। यानी अगर देखें जो वो एक चूहे बिल्ली का खेल कहें या वार प्रतिवार की बात कहें वो तो है ही, लेकिन चुनावी माहौल था और अभी अगर देखा जाए तो पूरी आर्मी है, पूरी फोर्सेज, पूरा प्रशासन चुनावी मोड में है और खासतौर से उसके लिए बड़ा चैलेंज है सुरक्षा बनाए रखना भी और पूरे मामले को सिस्टमेटिक चलाए रखना भी। ऐसे में लगातार एक ही दिन के अंदर 2 बड़ी वारदातें कैसी, क्या मैसेज दे रही हैं? देखिए, बिल्कुल ये पूरा एक तो इलाके में चुनाव पिछले दिनों करीबन 1 हफ्ता पहले ही खत्म हुए हैं, उनका भी नतीजे भी नहीं आए हैं, लेकिन उसमें फोर्सेज की डिप्लॉयमेंट थी इलाके में। लेकिन साफ जाहिर है, देखिए डिप्लॉयमेंट जितनी भी हो, जो इस तरह के वाकयात हो सकते हैं, इस तरह के वाकयात को हम ये नहीं कहेंगे कि चूक हो चुकी है, क्योंकि उनको भी वो भी इसी मिशन को लेके हुए निकले होते हैं, उनकी भी कोशिश होती है। यानी तू डाल डाल तो मैं पात पात। लेकिन सनम, एक लास्ट जानकारी लेना चाहेंगे, जो 3 आतंकी हैं क्या उनकी कोई शनाख्त हो पाई है, लोकल है या कोई इन्फिल्ट्रेटर है, या अगर बात की जाए क्या उनके बारे में आउटपुट निकला है, किस तरह के वेपन उनसे बरामद हुए? उसके अलावा जो आर्मी या सेना का जो भी जवान मारा गया उसके बारे में कोई तफसील हो तो जरा दर्शकों को बताएं। देखिए खालिद भाई, ये एनकाउंटर सुबह हुआ था, रात के वक्त शुरू हुआ था और सुबह को शाम पसीर हुआ, खत्म हुआ। और अब तक जो मिलिटेंट 3 मारे गए उनमें से 2 लोकल मिलिटेंट थे, इसी एरिया के हैं, पुलवामा के, एक शोपियां का एक है। और दूसरे मिलिटेंट के बारे में बताया जाता है कि वो पाकिस्तान का और वो नाम उसका खालिद बताया जाता है। और खालिद के बारे में सिक्योरिटी फोर्सेज श्रीनगर में दावा कर रहे हैं कि ये बड़ा वांटेड मिलिटेंट था, पिछले 7 सालों से इस इलाके में ये एक्टिव था। और जो कोई जवान, जो सेना का जवान है, उसकी भी पुष्टि शिनाख्त हो चुकी है, वो उसके भी मारे जाने की शिनाख्त हो चुकी है, मारे जाने के बाद शिनाख्त हो चुकी है। और जो दूसरा जो एक और नौजवान जो है वो वही है जो लोकल मिलिटेंट, लोकल आदमी है और उसके बारे में बताया जाता है कि उसी घर का रहने वाला है जिस घर में ये मिलिटेंट थे और जो जहां पे ये एनकाउंटर हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज, आप ख्याल रखें अपना, आप भी सुरक्षित रहें खासतौर से ऐसे माहौल में। लेकिन आपसे खबरें भी हम लगातार लेते रहेंगे और बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ और बात करते हैं उन टोल प्लाजाओं की जहां पर आमतौर पे थोड़े बहुत पैसे देने को लेकर विवाद होते रहते हैं। हालांकि टोल को लेकर यह भी चर्चा है कि पर किलोमीटर इतना महंगा पड़ने लगा है कि अब लोगों को गाड़ी चलाना पेट्रोल से और उससे ज्यादा मेंटेनेंस से ज्यादा टोल भी महंगा पड़ने लगा है। लेकिन इस पर लगातार चर्चा भी हो रही है, राजनीति भी हो रही है। अगर बात करें महाराष्ट्र में तो एमएनएस ने और कई पार्टियों ने तो इसके नाम पर राजनीति भी की है। और गुरुग्राम से खबर आ रही है कि पिस्टल दिखाकर एक शख्स टोल न देकर भाग गया। गौरव गर्व हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, क्या है पूरी खबर? और खास तौर से अगर देखा जाए टोल के ऊपर आमतौर पर ये रोजाना चीजें होती हैं, हालांकि दिल्ली में भी एमसीडी के टोल को लेकर होती है, लेकिन गुरुग्राम और तमाम जगहों पर ये इस तरह की वारदातें सामने आती हैं। देखिए खालिद जी, पहले तो जिस तरीके की ये घटना है उसको लेकर कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा लोगों की मानसिकता क्या हो गई है।
गाड़ी हर कोई महंगी महंगी रखना चाहता है, सुविधाएं सभी चाहता है, लेकिन जब टोल की बात आती है तो वहां पर इस तरह की घटना होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वही चुनाव के समय में यह घटना होना, जिस समय चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, आपको अपना जो असला है वो थानों में जमा करवाना पड़ता है। ऐसे में बड़ी बात यह आती है कि क्या उस कार में कोई गैंगस्टर सवार था, क्या उस कार में कोई गौरव आपने कहा कि आपको अपना असला जमा कराना होता है, अगर अपना है जब तो जमा कराएगा। हो सकता है इलीगल वेपन हो, या फिर हो सकता है कि उसने किसी और स्टेट से लिया हो। ये एक बहुत बड़ी खबर है जो आप कह रहे हैं, जिसको लेकर खास तौर से, जबकि पूरे देश में आचार संहिता लगी हुई है लेकिन गाड़ियों के अंदर वेपन रख के चल रहे हैं। अगर बात करें, अभी दिल्ली के अंदर वारदात हुई है, एक बेटी को छेड़ने के विरोध करने पर पिता की हत्या कर दी गई है चाकू से। तो कम से कम जो मॉनिटरिंग है या पेट्रोलिंग है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, जिसको कहना चाहिए, सवालों के दायरे में है। बिल्कुल खालिद जी, यहां सोचना पड़ेगा, ये घटना जो है दिल्ली गुड़गांव टोल के ऊपर हुई है, अपने आप से वैसे ही सेंसिटिव है, हाई अलर्ट के ऊपर है, आतंकी अलर्ट है। ऐसे में एक व्यक्ति वेपन लेकर सरेआम घूमता है, टोल टैक्स पर उसे लहराता है और वहां से निकल जाता है। पुलिस अभी तक उस गाड़ी को राउंड अप नहीं कर पाई है। जांच की जा रही है कि क्या वो नंबर सही था जो उस गाड़ी पे लगा हुआ था, वो व्यक्ति कौन था, क्या लोकल था या कोई बाहर का था। इसकी लगातार जो जांच है वो चल रही है, क्योंकि आजकल जो हाईटेक सॉफ्टवेयर आ गए हैं उसके तहत गाड़ी का नंबर तो इमीडिएट सर्च हो जाता है कि ये गाड़ी कहां की है। लेकिन जिस तरीके से हथियार लहराया गया वहां पर और निकल गए, ऐसे में केवल आपराधिक छवि के जो लोग हैं, ताकि गाड़ी ट्रैप ना हो। लेकिन गौरव, आपने तमाम जो सवाल किए वो बहुत जायज हैं कि गाड़ी का नंबर सही था कि नहीं सही था, आदमी जो है लीगल था या वो कोई गैंगस्टर था कि नहीं था। लेकिन सवाल ये भी है कि पुलिस वहां थी कि नहीं थी, जाग रही थी कि सो रही थी, और अगर काम कर रही थी तो वो कितनी कंपिटेंट थी, ये भी सवाल है। क्या पुलिस इस पर जांच कर रही है? ठीक है, ये तो क्लियर है कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही थी। अगर पुलिस काम कर रही होती तो इस तरह का वेपन जो है वो गाड़ी में ना पाया जाता, वो तलाशी होती और तलाशी के दौरान वो पकड़ा जाता। फर्स्ट पॉइंट तो ये क्लियर है। सेकेंडली, वहां पुलिस क्यों नहीं थी? क्योंकि चेकिंग के लिए वो सबसे अच्छा इलाका था जहां हर गाड़ी अपने आप रुकती है। पुलिस चाहती तो उस टोल के आगे एक नाका लगा के और वहां चेकिंग कर सकती थी, तो वहां चेकिंग नहीं थी, ये क्लियर है, क्योंकि गाड़ी फरार हो गई, गाड़ी का जो चालक है वो फरार हो गया, अभी तक राउंड अप नहीं हुआ है। तीसरा, अगर वो नंबर प्लेट सही होती तो अब तक पुलिस जरूर ये कह चुकी होती कि हमने व्यक्ति को राउंड अप कर लिया, ये गाड़ी राउंड अप कर ली है। बिल्कुल, कई बड़े सवाल है, खासतौर से सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस कहीं उगाही में ज्यादा व्यस्त तो नहीं थी ताकि उसको जो इधर नजर ना आया हो, ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव गर्ग आपका। और दो के पंच में आज हमने कम से कम इस मुद्दे पर तो बड़ी मजबूती से बात की है कि अगर पुलिस अपना काम करे तो अपराधियों में एक डर होगा, अलवर गैंग रेप जैसी वारदातें भी नहीं होंगी और खासतौर से वेपन लेकर लोग अपनी गाड़ियों में नहीं घूमेंगे। दो के पंच में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।